ये हमने लास्ट क्लास में देख रखा था, करेक्ट। फिर मैंने बताया था कि अगर सपोज करिए कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि एयर से जनरली हम कंपैरिजन करते हैं कितने गुने ज़्यादा लाइट बेंड करता है कोई मीडियम। अगर हम मान लो एयर नहीं लेके किसी दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहेंगे, जैसे सपोज करो मैंने लिखा अगर यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि पानी ग्लास के मुकाबले कितने गुने ज़्यादा लाइट को बेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम टू बेंड लाइट, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो अगर मैं जानना चाह रही हूँ कि पानी कितने गुना ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है ग्लास के मुकाबले, तो वो मैं कंपेयर करूँगी। तो मैं इस टाइम इसको कैसे लिखूँगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो उसको ऊपर लिखो, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे। तो ये वाटर का है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पहले सिर्फ वाटर का देख रहे थे तो किसके कंपैरिजन में था, एयर के, तो हम एयर लिखते नहीं हैं तो सिर्फ ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये सिंपल। लेकिन अब जब कंपेयर कर रहे हो तो पहले आप जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिखोगे और फिर ग्लास का जो भी आपने है आपको वो लिखना है, ठीक है, 2/3 या जो भी, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिखो। फिर आपको पता चल जाएगा कि पानी कितने गुना ज़्यादा लाइट को बेंड करता है ग्लास के कंपैरिजन में। ठीक इसका उल्टा अगर पूछे कि बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कुछ नहीं करना है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना है और फिर जिसके कंपेयर में उसको नीचे। तो ये जनरली इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये एक होता है कि आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके कंपैरिजन में बताओ, ये जनरली रेशियो होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर सपोज करो मैंने कहा था कि अगर वो स्पीड की बात करता है, ठीक है, अगर ये तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, सॉरी, अगर स्पीड की बात करता है तो हमने देखा था कि सिंपल फॉर्मूला है कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा किसी के भी कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो होता है V2/V1। ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दे रखा है तो दूसरा मीडियम एयर लेके चलना है, जैसे यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात कर रहा था तो बोलेगा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे वाटर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, एयर, तो यहाँ 1 आ जाता है और ऊपर आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम c भी कहा जाता है। तो कई सारे बुक्स में आपको c लिखा हुआ होगा, ये फिक्स्ड होता है 3 × 10⁸। और नीचे आपको जिसका भी स्पीड निकालना है वहाँ पे आप लिख दो, मीडियम का जो भी वाटर का है तो वाटर जो भी है, तो इधर क्रिस क्रॉस करोगे आ जाएगा। नहीं तो अगर मान लो एयर नहीं है तो फिर सिंपल है, यहाँ पे पहला मीडियम लिखना, दूसरा लिखना, ये दूसरे वाले का स्पीड निकालना होगा या पहले वाले का, जिसका भी निकालना है, ये सब 3 दिया रहेगा, एक आपको निकालना है। तो ये ओवरऑल हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, एक तरीके से रिविजन है। और अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे लास्ट क्लास में वो कैसे सॉल्व होंगे, किया है नहीं किया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चंस, एक सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के जैसे रिफ्लेक्शन के हमने लॉज पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वही सेम लॉ है जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ऑल लाई in the same plane at the point of incidence on the interface separating two medium। तो ये कह रहा है कि जैसे सपोज करो ये क्या हो गया, ये पानी हो गया, ये एयर है, तो दिस इज योर एयर,
दिस इज योर वाटर, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अगर लाइट ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, लाइट जो आती है, ठीक है, गिरती है, इसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जहाँ मिली, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सरफेस, पहला सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उसको क्या बोलोगे, इंटरफेस, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, ये पहला लेयर है जो मीडियम, यहाँ पहला मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है। तो इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, तो इस पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये क्या करेगी लाइट, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, एयर इज़ अ रेयर मीडियम, कंपेयर कर लेना, पानी क्या है, डेंसर है एज कम्पेयर टू एयर, ये बताया था। तो लाइट जब यहाँ आएगी तो कैसे बेंड करेगी, इसको सीधा निकलना चाहिए था बट सीधा नहीं निकलेगी, नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगी। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये लाइट बेंड कर गई, आपको दिख रहा होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये भी एक प्लेन में है, ठीक है, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सतह पे है, इंटरफेस, सरफेस, राइट। तो इंटरफेस पे है, दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है उसके ऊपर। तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बोला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सेम प्लेन में होंगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसके किसके ऊपर होंगे, जो इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है उसके ऊपर होंगे। तो एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यही चीज़ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन इन द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये लिखा था। यहाँ पे एक इंटरफेस बता दिया कि जो ये इंटरफेस होगा जो दो मीडियम को सेपरेट करता है उसी के ऊपर हम लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं। और सेकंड जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, और सेकंड लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसका एक और नाम है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant। अब इस बात को समझना, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का क्या था कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है रिफ्लेक्शन के केस में, कि जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। यूनिवर्सल है ये लॉ, रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, याद है सबको। तो रिफ्लेक्शन में जनरली क्या होता था कि हम रिफ्लेक्शन कराते थे, ओपेक सरफेस होता था, लाइट आती थी, इंसिडेंट रे हो गया, हमने ऐसे करके नॉर्मल बना दिया, और ये, तो ये जो एंगल होता था और ये जो एंगल होता था, ठीक है, क्या होता था, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर रहते थे रिफ्लेक्शन में। ये सेकंड लॉ था, सबको याद होगा। लेकिन आप रिफ्रैक्शन में देखो क्या हो रहा है, आप ध्यान से यहाँ देखना, ये एंगल है एंगल आई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो ऐसे बेंड होती है या ऐसे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाती है या अवे जाती है। तो बताओ कभी एंगल आई और एंगल आर बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट बेंड कर रही है ना भाई, तो यहाँ एंगल कम हो रहा है, अगर अवे जाती तो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखो, ये एंगल आर है, तो एंगल आर ये है, अभी भी नॉर्मल से ही लेना है सब कुछ, जैसा हम लेते थे एंगल्स वही है, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता है। होता क्या है कि जो साइन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। साइन कॉस जानते हो ना मैथ्स में, ठीक है, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो अगर आप साइन निकालोगे एंगल आई का और रेशियो में निकालोगे एंगल आर का साइन, तो ये जो आता है ये कांस्टेंट वैल्यू आता है, और इसी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बराबर होती है। ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है,
इसको आप नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपको लिखना आना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन पूछेगा अगर, डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड मेंशन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपको बनाना, ये करना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। अभी स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करना है। और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन जो मैंने लिखा है, ये एन है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बट किसका, कैसे, तो वो सब चीज़ें पढ़ना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन स्नेल्स लॉ से आता है, ठीक है। तो इसको नोट करो एंड देन विल प्रोसीड। अब देखो, क्वेश्चन जनरली आपको यहाँ से स्नेल्स लॉ से कैसे आते हैं, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पहले आपको साइन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। और साइन 90 डिग्री 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, तो उसमें वैल्यूज़ याद कराई जाती हैं, है ना। तो साइन की वैल्यूज़ इतनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करोगे जब, तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ आएंगी। एंगल आई दिया रहेगा 30 डिग्री, आर दिया रहेगा इतना, तो आपको फिर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो आपको फिर एंगल आई और एंगल आर निकालना है। अब जो क्वेश्चन है, आपने बोला होगा कि ठीक है मैम साइन आई साइन आर है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ देखो, ये एक एयर मीडियम है जनरली, ठीक है, और यहाँ वाटर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल कर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर एक मीडियम एयर होता है, मैंने कहा था अगर कोई और नहीं है, एयर है, तो ये समझने वाली बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर। सुनना बस ध्यान से, मैं बस बता रही हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है, ठीक है। मीडियम आपका वाटर है जहाँ लाइट बेंड कर रही है, तो ये मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये जो साइन आई बाई साइन आर आता है, तो जो ये ऊपर आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है, जनरली यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ एन लिखा है, क्योंकि एक मीडियम तो एयर है, तो नीचे तो एयर आ जाएगा, तो 1 आएगा, तो वही रहेगा। लेकिन जनरली अगर फॉर्मूला ऐसा लिखा रहता है, लेकिन जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो होता है, वो ये होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है n2/n1। अब जनरली क्या होता है कि क्योंकि बिकॉज ये मीडियम क्या होता है, एयर होता है, तो आप देखोगे बुक्स में क्या लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है कि साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, एन ऐसे लिख देता है, कांस्टेंट होता है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बराबर आता है। अगर आप साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालोगे, तो जो मीडियम है जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है इन दोनों का रेशियो, कि आप साइन निकालोगे एंगल आई का और साइन निकालोगे एंगल आर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के इक्वल आता है। और मीडियम बोल रहे हैं क्योंकि एक हम एयर लेके चलते हैं, इसलिए मीडियम। अगर मान लो कि लाइट कहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर रही है, ध्यान से सुनना ये सब बातें, ठीक है। अगर मान लो मैंने कहा, सपोज करो आपको अगर ऐसे लिखना है, जैसे यही चीज़ थी, यही वाला था कि लाइट, कोई म्यूट कर लो ना प्लीज़, आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, फिर मैं डाउट्स आप लोगों से पूछूंगी, जो डाउट्स है बताना, अभी के लिए म्यूट कर लो। तो लाइट एंटर कर रही है एयर से पानी में, ठीक है। रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड कहाँ हो रही है, पानी के अंदर, राइट। तो क्वेश्चन रहेगा कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। एंगल आई इज इतना, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, तो कैलकुलेट एंगल आई, कैलकुलेट एंगल आर, ऐसे। या फिर एंगल आई इज इतना, एंगल आर इज इतना, तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखते ही हैं, यहाँ से याद रखना कि हम लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। तो यहाँ पे हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, वो उस मीडियम का होगा जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ लाइट बेंड हो रही है, ठीक है। अगर बोल रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तो मतलब रिफ्रैक्शन बेंडिंग वाटर में हो रही है, तो अगर मीडियम वाटर पहले आएगा और बाद में एयर आएगा,
ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखते हो, मैं यहाँ पे जनरली बताती हूँ कि जहाँ रिफ्रैक्शन होता है, जहाँ लाइट बेंड हो रही है, वो आप पहले लिखते हो, ठीक है, और जहाँ से लाइट आ रही होती है उसको नीचे लिखना होता है, ठीक है। या फिर सिंपल है n2/n1, तो मतलब सेकेंड मीडियम को आप पहले लिखोगे फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि देखो लाइट जो एंटर करे साइन आई बाई साइन आर, आप जब लिखते हो साइन आई बाई साइन आर, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट जहाँ बेंड होती है उसका निकालते हो, तो रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, सेकंड मीडियम में होता है, इसलिए सेकंड मीडियम पहले आता है, फर्स्ट मीडियम उसके कंपैरिजन में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम कह रहे थे जैसे मान लो लाइट कितना बेंड कर रहा है कोई मीडियम, हमें ये निकालना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है, तो जहाँ लाइट बेंड हो रही है उसी को तो पहले लिखोगे ना, ठीक है। तो लाइट जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ एंगल आर है उसको पहले लिखा जाता है, और जहाँ से लाइट आती है उसको नीचे लिखा जाता है। तो जनरली हम सीधे सीधे, मैं ऐसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मैं ये बताती हूँ कि साइन आई बाई साइन आर n2/n1 होता है। n2 ऊपर इसलिए आया क्योंकि वहीं पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहीं पे बेंडिंग हो रही है, वहीं पे एंगल आर है, और यहाँ से जहाँ से लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर कर रही है उसको आप नीचे लिखते हो क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सेकेंड मीडियम में होता है, इसलिए n2/n1 आता है। जो बेंडिंग हो रही है लाइट की उसको, उस मीडियम को, उसी का तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो ना, एज कम्पेयर टू द अदर वन। नीचे जनरली एयर होता है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, और n2 सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। अगर कोई और मीडियम है तो n2/n1 आएगा। बात समझ में आई? फिर से देखो, मान लो अगर एयर था, यस मैम। जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे अगर सपोज करो इसी का ठीक उल्टा ये ग्लास है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, अभी क्वेश्चन करा नहीं रही, कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, ठीक है, एंटर्स एयर, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास एंटर्स एयर इफ एंगल आर इज दिस मच, या फिर इफ एंगल आई इज दिस मच, कैलकुलेट एंगल आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, ग्लास में थी और एयर में एंटर कर रही है, ठीक है। तो अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट आ रही थी ग्लास से और एयर में बाहर निकल रही है, तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एयर में हो रहा है, बेंडिंग हो रही है वो एयर में हो रही है, ठीक है। तो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, एयर का, एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यानी रिफ्रैक्शन जहाँ होता है, जहाँ भी एंगल आर है, उस मीडियम को आप प्रायोरिटी दोगे, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हो एज कंपेयर टू द अदर वन, क्योंकि लाइट कितना बेंड कर रही है किसके कंपैरिजन में, तो जहाँ लाइट बेंड कर रही है उसी को तो पहले लिखोगे ना, कि कितना, कितने मुकाबले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हो कि दूसरा मीडियम कितना लाइट को बेंड कर रहा है, या कितना, मतलब जैसे यहाँ पे तो खैर वो हो रहा है, लेकिन किस कंपैरिजन फिर भी हम यही करेंगे कि कितना बेंड या कितना वो हो रहा है एज कंपेयर टू ग्लास। तो आप जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमेशा n2/n1 ए होता है। तो n2 यहाँ पे क्या है, मतलब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, एयर में, एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। अभी इसका उल्टा जस्ट मैंने यहाँ पे, अब जब आपको वो बनाया था, पानी वाला बनाया था, तो मैंने कहा था कि लाइट एयर से, पानी यहाँ नीचे था, मैंने कहा था कि लाइट जो है वो एयर में थी और एयर से घुस रही है कहाँ, पानी के अंदर। तो इस बार जो है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, एयर पहला मीडियम हो गया, पानी में लाइट जा रही है। तो जो रिफ्रैक्शन, मेन तो यही देखना है कि बेंडिंग कहाँ हो रही है, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, बताओ, पानी के अंदर। तो आप जो निकालोगे चीज़ें, वो जो मीडियम सेकंड हुआ आपका वाटर हुआ, कि बेंडिंग वाटर में हो रही है, तो लाइट कितना कंपैरिजन में बेंड या ऐसे हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू एयर। तो जब इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखूंगी तो मैं लिखूंगी साइन आई अपॉन साइन आर, फिर से वही n2/n1, तो n2 यहाँ पे क्या है, वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एयर। तो आपको यही याद रखना है, ये याद अगर रखोगे तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रहेगी कि स्नेल्स लॉ कैसे लेते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। और यहाँ पे याद रखना, ये कई लोग पूछते हैं कि मैम ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है, तो वो दोनों अलग रखो, जो स्पीड वाला और वो वाला केस था वो तो हम सिर्फ इन जनरल पढ़ रहे थे, ये लॉ है। लॉ ये बोलता है कि अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ आई लेते हो अपॉन आर लेते हो, तो आप जो मीडियम में जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो एज कंपेयर टू जो अदर मीडियम है। अगर अदर मीडियम एयर है तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन जब मैंने स्नेल्स लॉ लिखाया भी था तो ये लिखाया था कि साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, जो कि उसका, आगे मैं उसमें ऐड कर दूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। तो मैंने मीडियम क्यों बोला, मीडियम इसलिए बोला भाई, क्यों, क्योंकि जहाँ रिफ्रैक्शन होता है उसी को मीडियम बोलते हैं, जहाँ से आ रहा है लाइट उसे तो कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो हमेशा जो आप फॉर्मूला, मैं इसलिए जनरली N2 सिर्फ नहीं लिख पाती, मैं कहती हूँ कि N2/N1 याद रखो। अगर N1 एयर है तो अच्छी बात है। N2 है क्या? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ किसका निकलवाता है? जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ लाइट बेंड हो रही है, और लाइट बेंड ऑब्वियसली जहाँ से लाइट आएगी उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, तो सेकेंड मीडियम ही होगा। अगर एयर से आ रही है वाटर में तो ऐसे, अगर ग्लास से आ रही है एयर में तो ये, तो जहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो ये सेकेंड मीडियम। तो आपको देखना है कि रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हो पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है, जहाँ भी एंगल आ रहा है उसी मीडियम का आप यहाँ लेते हो एज कम्पेयर टू जो भी ऊपर है। एयर है तो एयर, जनरली एयर ही रहेगा, लेकिन इन केस अगर कोई और आता है तो इसलिए मैं ये पूरा, अब NCERT देखोगे तो वहाँ पे सीधे ऐसे लिख रखा है, सिर्फ N लिख रखा है। ठीक है, तो फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका लें, इसका लें। अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या करें, तो ग्लास का ले लेते हैं कई लोग। तो नहीं, ऐसे नहीं। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ आप लाइट बेंड हो रही है, उस मीडियम का आप निकालते हो, क्योंकि एंगल आर वहाँ पे है। तो लाइट कितना बेंड हो रही है, कितना डिफ्लेक्ट हो रही है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम, तो N2/N1 होता है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछो। नहीं है तो ऐसे लिख लो कि ये स्नेल्स लॉ होता है sin स्नेल्स लॉ। स्नेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ निकाला था, इसलिए स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो sin I/sin R इक्वल टू N2/N1। N2 क्या है? जहाँ रिफ्लेक्शन लिख दिया मैंने, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में होता है उसी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो। मतलब स्नेल्स लॉ उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो ये बात यहाँ से क्लियर है। किसी को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। या जहाँ लाइट बेंड होगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन जहाँ होगा उसी मीडियम का निकालोगे ना। तो जहाँ एंगल आर होता है, जहाँ लाइट बेंड हो रही है, कितना हो रही है, किससे, तो ये, और जनरली ये वाला एयर होता है, इसलिए हम एयर का हम 1 लेके चलते हैं, तो ये गायब रहता है। अगर वहाँ बाई केस एयर नहीं रहा, कोई और कुछ और रहा, तो वो ठीक है। या फिर जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट ग्लास से एयर में जाए, तो उस टाइम पे ग्लास सेकंड मीडियम हो जाएगा, और मतलब एयर सेकंड मीडियम हो जाएगा, ग्लास नीचे आ जाएगा। तो आपको तो ऐसे वो मत ध्यान रखो कि हमेशा एयर ही होगा, ऐसे ही याद रखो कि sin I/sin R N2/N1 होता है। N2 क्या है? लाइट जहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल आर हो रहा है, जहाँ बेंड हो रही है, और N1 क्या है? जहाँ से लाइट आती है, एंटर करती है। तो ये ऐसे ध्यान रखो, तो ईजी रहेगा आपके लिए। इन जनरल अगर आप स्नेल्स लॉ आपने यहाँ लिखा है, तो ये कांस्टेंट, ठीक है, मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू एंड इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को आप क्या नाम दिया आगे चल के? दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो द मीडियम क्यों बोला? कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो यही है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो sin I/sin R जब निकालते हैं तो एक हमेशा बार बार एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होती है, जिसके भी कंपेरिजन हम जनरली एयर लेते हैं तो उसको कंपेरिजन, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ रहा था sin I और sin R का रेशियो। ठीक है, तो यही कहता है स्नेल्स लॉ कि sin I और sin R का जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर आप sin I और sin R का रेशियो निकालोगे तो हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का उसके बराबर आता है। ठीक है, अब किसी भी एंगल से डालो, इतना बड़ा डालो, जहाँ कहीं भी एंगल डालो, तो जो रेशियो होगा ना वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इतना एंगल आई होगा तो उसके एंगल आर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा वो बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा। चाहे मैं इतने एंगल से एंगल आई को डालूँ, यहाँ इतने एंगल से डालूँ, उससे मतलब नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एंगल आर चेंज होता है, और जो दोनों का रेशियो आता है वो हमेशा इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो अगर मैं साइन आई एंगल आई 60 डिग्री करूँ, तो एंगल आर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, तो साइन 60 अपॉन साइन
जो भी एंगल आर आएगा उसको करोगे तो 4/3 ही आएगा। वैसे ही sin 30 कर दोगे तो एंगल आर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, तो फिर से sin आई sin आर निकालोगे तो कितना आएगा, 4/3 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो दोनों का रेशियो, साइन का रेशियो, सिर्फ रेशियो नहीं, जो साइन का रेशियो आता है बार बार एंगल आई और एंगल आर का, वो इक्वल आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी मीडियम है यहाँ पे उसके बराबर आती है। ठीक है, क्लियर है? कोई हाँ ना बता तो दो, मेरे को फिर लगता है कि समझ में आया नहीं है। क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, ओके। चलो तो इस पे क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि साइन आई और साइन आर आप अगर आप लेते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे लाइट बेंड होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है, n2/n1। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चन अब देखते हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो आपने पढ़ा वो यही है कि टाइप 3 क्वेश्चन स्नेल्स लॉ पे बेस्ड होंगे। वो ये बोलता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो जो साइन एंगल आई होता है, एंगल आई का साइन और जिसका जो रेशियो आता है वो फिक्स्ड रेशियो आता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम के हमेशा बराबर आता है। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमेशा रेशियो ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि कांस्टेंट वैल्यू आती है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आते रहता है ये रेशियो। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये हो गए आपके रिफ्रैक्शन के टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चंस। चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ भी करना नहीं था, हम इस क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो एयर पहला मीडियम है, ग्लास में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, ग्लास में हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा है, तो मैंने वही जो गिवन है वो लिख लिया। एंगल आर 30 दे रखा है, एंगल आई 60 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको निकालना है। स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। n2 जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट वो मीडियम होता है, जहाँ से लाइट आती है वो पहला मीडियम है, लाइट एंटर कर रही है सेकेंड मीडियम, तो n2 अपॉन n1। यहाँ पे n2 क्या है, ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एयर, तो मैंने वही किया। साइन 60, साइन आई क्या है, आई एंगल आई देखो 60 डिग्री, 30 डिग्री है एंगल आर, साइन 60 अपॉन साइन 30 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम ग्लास है जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया ग्लास और एयर, उसके वैल्यूज़ डालो। ठीक है, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया आपका। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो आपका आंसर आएगा, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे बस जो आंसर आएगा वो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। मतलब ऊपर पानी रख रखा है, ठीक है, नीचे ग्लास है। तो यहाँ पे पहले डिसाइड कर लो कि लाइट जो है वाटर से ग्लास में घुस रही है, तो पहला मीडियम वाटर है, ग्लास में एंटर कर रही है, तो ग्लास सेकेंड मीडियम हो गया। आपने देखा कि ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट जो है वो पहले पानी में जा रही थी और फिर कहाँ गई, वाटर में, तो वाटर डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, है ना। तो ये आपका सेकेंड मीडियम है, क्या है ये, ग्लास। और लाइट ट्रैवल कहाँ कर रही थी पहले, पानी में, तो ये आपका पहला मीडियम है। ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर। करेक्ट। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि
साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये होता है n2 अपॉन n1। यहाँ पे n2 क्या है, ग्लास, और n1 क्या है, वाटर। बस वैल्यूज रख दो, ठीक है। एंगल आई यहाँ पे भी दे रखा है कितना, 60 डिग्री, साइन 60। एंगल आर दे रखा है कितना, 30 डिग्री, साइन 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा क्या है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का ही पूछा है वाटर के कंपैरिजन में। तो आप निकाल ही क्या रहे हो, ग्लास। फॉर्मूले में ही हम यही लिखते हैं कि जहाँ रिफ्रैक्शन होता है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे तो ये √3/2 आएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जो आंसर आया आपका, ये आपका आया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है। करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। तो ये जो √3 आंसर आया है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये आपका आंसर। अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन देखो सर, ध्यान से सुनना। यही क्वेश्चन अगर मैं पूछ देता, यहाँ पे सेम चीज़ें रहती, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ना लिख के क्वेश्चन अगर बोल देता कि कैलकुलेट, मैं बस एक चेंज कर रही हूँ, पूछ देता कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो तो ये भी पूछ सकता है ना, ठीक है। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, स्नेल्स लॉ है वो, लगता ही ऐसे है, होता ही यही है। बात समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन आई बाई साइन आर अगर NW अपॉन NG लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइट एंटर कर रही है वाटर से, जा रही है ग्लास में, रिफ्रैक्शन ग्लास में हो रहा है। तो आप इस फॉर्मूले से जो निकालोगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही आएगा, बिकॉज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ग्लास अपॉन वाटर ही होगा। जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी मीडियम का आएगा इस मेथड से आंसर। अगर NW अपॉन NG लिखोगे तो गलत हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। स्नेल्स लॉ बोलता है दैट्स द साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ डिवाइडेड बाई, या फिर रेशियो जो होता है साइन आई और साइन आर का, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ बेंडिंग हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू जो भी है। तो उसमें एयर है तो हम लोग सीधे यही बोलते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे ये फॉर्मूला लिखोगे तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2/N1, हमेशा जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है वही ऊपर आएगा और ये नीचे, तो ऐसे ही निकालोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कर रहा है, तो हमें बताओ यहाँ क्या करना होगा। अब आपको ये चीज़ पता है ना, आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता हो गया √3, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आएगा, 1/√3। ये तो कर रखा है ना पहले। बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने। देखो, जो हम स्नेल्स लॉ से निकालेंगे वो तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि साइन आई बाई साइन आर, हमेशा स्नेल्स लॉ स्टैंड ही करता है कि स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू जो भी मीडियम है। यही लॉ ही यही है। तो आप इससे जो निकालोगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा। अगर क्वेश्चन में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में उल्टा बोला कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, तो आपको तो पता है कि स्नेल्स लॉ N2/N1 ही होगा, मतलब आप ग्लास का ही निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन हमने ये कर रखा है ना पहले, इसलिए तो पहले पार्ट 1 वाले क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, मतलब ये है। तो अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद करो, ठीक है ना। तो यानी ये अगर आएगा तो ये 1/1.73 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, नहीं भी करोगे तो यहाँ भी लिखोगे तो ये आंसर सही है। ये हो गया वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो याद रखना कि अगर आपको इसका, जैसे मैंने वो बोला था ना कि वो उस केस में एक पहला क्वेश्चन था जहाँ पे एयर में से ग्लास में जा रहा है, तो वो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला है तो ठीक है, हमने ग्लास का निकाला। अगर वो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछता तो उसका उल्टा कर दो आंसर। जो भी आंसर आ रहा है आपका इस मेथड से, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो फर्स्ट मीडियम का निकल जाएगा सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में।
तो कई लोग बोलते हैं मैम अगर मैं तो यहाँ पे भी करता तो आ जाता, नहीं वो नहीं आता, वो उल्टा हो जाता फिर। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लॉ ही यही बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर होता है n2/n1। बोलो किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ अभी पूछिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो ट्रैवलिंग इन एयर है तो 1 हो गया, वाटर पे गिरा है तो वाटर 2 हो गया। एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री विथ नॉर्मल। ठीक है, 60 डिग्री पे गिरा है, चलो ठीक है। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज √3 कैलकुलेट एंगल आर। फिर से वही है, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से वाटर एट एन एंगल आई दे रखा है 60 डिग्री। सरफेस पे गिरती है पानी के, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ नॉर्मल, तो एंगल आई है। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दे रखा है √3, तो कैलकुलेट एंगल आर। एंगल आर आपसे पहले गिवन लिख लो, लिख लिया मैंने, ठीक है। आप अपने सहूलियत के लिए बना लो कि एयर से जा रहा था, ठीक है, पानी में गिरा तो ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बना रहा है ये, राइट, एंगल आई। ठीक है, आपको एंगल